नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। राजनीति गलियारों में यूं तो हर दिन शोर मचा रहता है। कभी कभी पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे पर वार और पलटवार करते हुए हम और आप देखते हैं, ये भी सिलसिला देखने को मिलता है। तो कभी जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं। इन सबके बीच में राजनीति गलियारों के नेताओं के लिए सबसे बड़ा दिन होता है चुनाव का दिन, यानी कि इलेक्शंस का दिन। और इसी ही दिन नेताओं की किस्मत को हम और आप आजमाते हुए देखते हैं। फिलहाल बिहार में ऐसा ही 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाला है, यानी कि बिहार विधानसभा का चुनाव 6 और 11 नवंबर को होने वाला है और परिणाम 14 नवंबर को आएगा। चुनाव आयोग ने बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है। पहला चरण 6 नवंबर को और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा। वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी और 16 नवंबर तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। वोटिंग के लिहाज से बिहार को 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहले चरण में 121 और दूसरे चरण में 122 सीटों पर वोटिंग होगी। अब सबसे बड़ा सवाल आपके और हमारे मन में यह चल रहा है कि चुनाव की तारीखों को देखते हुए किस पक्ष को अधिक फायदा हो सकता है और किसको नुकसान हो सकता है। तो आज हम आपको इसके बारे में एक एक पॉइंट के जरिए, एक एक पॉइंट के हिसाब से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि छठ जो बिहार का महापर्व होता है, ऐसे में उसके करीब यानी कि 28 अक्टूबर के 2 से 3 दिन के भीतर चुनाव करवाए जाते तो बेहतर होता, क्योंकि प्रवासी बिहार के प्रवासियों को मत देने का मौका मिलता। लेकिन चुनाव आयोग ने अब जब छठ के 1 हफ्ते बाद चुनाव कराने की घोषणा की है, इससे बिहार के बाहर अन्य प्रदेश में रहने वाले या काम करने वाले लोगों के लिए रुकने का और रुककर वोट डालने में काफी मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। ऐसा इसलिए कि लोग अपने काम और धंधे करने वापस लौट सकते हैं, बच्चों के स्कूल फीस होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, तमाम नौकरियों की तलाश में ये लोग बाहर वापस जा सकते हैं और यहाँ पर उनके लिए रुकना मुश्किल साबित हो सकता है। राजनीति दलों के आंकड़ों में करीब 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर प्रवास करते हैं। वहीं ऐसे लोग करीब 94 लाख 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं जो वोटर हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव की प्रक्रिया महागठबंधन को फायदा पहुंचाएगा या फिर एनडीए पक्ष को फायदा पहुंचाएगा, जिसके लिए हमने कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ ग्राफिक्स तैयार किए हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी। छठ पर्व के लंबे समय बाद चुनाव होना महागठबंधन के लिए नुकसानदायक। प्रवासी दैनिक जीवन के लिए शहर को वापस लौट सकते हैं। छठ पर्व के करीब चुनाव होने से महागठबंधन का टर्नआउट 5 से 10% बढ़ सकता था। एनडीए का आधार स्थायी और स्थानीय मतदाता। प्रवासी मतदाताओं की अनुपस्थिति एनडीए को फायदा। स्थानीय वोटरों की भागीदारी से बीजेपी को मजबूती। छठ पूजा बिहार का प्रमुख त्योहार है, जहां लाखों प्रवासी घर लौटते हैं छठ पूजा के नाम पर। राजनीतिक दलों ने आयोग से छठ के तुरंत बाद चुनाव कराने की मांग की थी ताकि मतदाताओं की चुनाव में भागीदारी बढ़े। लेकिन अब अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है कि 28 अक्टूबर को छठ पर्व की समाप्ति के बाद नवंबर में चुनाव की तारीखों को तय करना प्रवासियों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। नौकरी, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जीवन की मजबूरियां उन्हें वोट डालने से रोक सकती हैं। हालांकि प्रवासी मतदाता ज्यादातर एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे में चुनावी रणनीतियों में प्रवासी वोटरों का आकलन करना आवश्यक है। जानकार बता रहे हैं कि बिहार से सालाना करोड़ों प्रवासी अन्य राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं। ये युवा मतदाता बेरोजगार और पलायन जैसे मुद्दों से प्रभावित होते हैं। अभी हाल ही में महागठबंधन ने इनका समर्थन हासिल करने की पूरी कोशिश की, लेकिन तारीखों से उनका वोटिंग ना होना विपक्ष के लिए झटका हो सकता है। जानकारों का कहना है कि यदि चुनाव छठ पर्व के आसपास होते तो प्रवासी मतदाता आसानी से अपने वोट डालकर अपने काम पर वापस लौट पाते। लेकिन अब छठ पर्व के 1 हफ्ते बाद होने से कई लोग मतदान से दूर हो सकते हैं। वहीं महागठबंधन को लाभ या नुकसान इस बात पर निर्भर करेगा कि वह किस हद तक अपने मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक ला पाता है। ग्रामीण और स्थानीय वोटरों पर महागठबंधन का मजबूत पकड़ है। प्रवासी मतदाताओं की अनुपस्थिति उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जानकारों का मानना है कि छठ के करीब चुनाव से टर्नआउट जो है 5 से 10% बढ़ सकता था, जो महागठबंधन को फायदा देता। महागठबंधन को अपने समर्थकों को समय से मतदान कराने के लिए सक्रिय प्रचार करना होगा, तभी शायद लोग
रोजगार के लिए बाहर जो लोग रहते हैं वो रुक सकते हैं और यानी कि महागठबंधन को वोट डालकर उन्हें जिता भी सकते हैं। वहीं अब अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए अपना चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में स्थानीय संगठन और वोटिंग नेटवर्क के जरिए लाभ उठा सकता है। एनडीए का आधार अधिकतर स्थायी और स्थानीय मतदाता है। 2 चरणों की मतदान प्रक्रिया और प्रवासी मतदाताओं की अनुपस्थिति एनडीए को अधिक फायदेमंद कर सकती है। इस बार एनडीए का एजेंडा विकास, अनुभव और स्थिरता पर केंद्रित है, जिससे स्थायी वोटरों की भागीदारी उन्हें मजबूत बना सकती है। वहीं राजनीतिक दलों को अपने प्रचार और मतदाता संपर्क को नए समय के अनुसार ढालना होगा। सोशल मीडिया और स्थानीय नेताओं के सक्रिय प्रयास मतदान बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। कुल मिलाजुलाकर ये कहा जा सकता है कि तारीखों के आने के बाद से एनडीए को रणनीति बढ़त दे सकती है, यानी कि एनडीए की जीत मानी जा सकती है कि हो सकती है, लेकिन मुद्दों पर अभियान निर्णायक साबित होगा। बहरहाल बिहार चुनाव में तारीखों और मतदान प्रक्रिया का असर दोनों गठबंधनों पर अलग अलग होगा। प्रवासी मतदाता अनुपस्थिति महागठबंधन के लिए चुनौती बन सकती है, तो वहीं एनडीए का स्थानीय वोटर आधार उन्हें फायदेमंद स्थिति में रख सकता है। राजनीति के जानकारों का मानना है कि प्रचार और मतदान जागरूकता अब निर्णायक भूमिका निभाएगी। फिलहाल राजनीतिक जानकारों की बातों को समझते हुए हमने आपको ये समझाने की पूरी कोशिश की कि 2 चरणों के चुनाव से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, लेकिन आखिरी दाव में पक्ष और विपक्ष में इस बात को देखना होगा कि चुनाव के लिए महज कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में अब सभी दल चुनाव जीतने के लिए और कौन-कौन से पैतरे आजमा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी और इससे किसको कितना फायदा होगा वो तो चुनाव की तारीखों के बाद जो 14 नवंबर को परिणाम सामने आएंगे उस दिन पता चल जाएगा। अब सभी को इंतजार सिर्फ और सिर्फ इस बात का बेसब्री से है कि बिहार की जनता इस बार अपना सीएम किसको बनाती है, किस पर भरोसा करती है और किसको वोट कर बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी पर विराजमान करवाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया पब्लिक खबर के साथ।